आर्टिकल 19 संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए हुए सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसमें कोई सभा कर सकते हैं, कोई सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए हुए। जब हम कोई आर्म्स लेके, कोई हथियार लेके कोई सभा करते हैं तो सभा अवैध हो जाती है। ऐसा हम नहीं करते हैं, इससे हमको स्वतंत्रता नहीं है संविधान में। हाँ, बिना हथियार लिए हुए सभा जुलूस निकाल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संगम अपना कर सकते हैं। तो इसमें जो है संरक्षण की स्वतंत्रता जो है 19 में, आर्टिकल 19 में इसकी स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी गई। अब इसकी स्वतंत्रता मान लीजिए हम जुलूस निकालते हैं, जुलूस गली और राजमार्ग हाईवे पे निकालते हैं, तो वह जो है संरक्षित नहीं है। हम जुलूस तो निकाल सकते हैं लेकिन गली और राजमार्ग पर नहीं, क्योंकि उससे जनता में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, लोक हित में बाधा पड़ती है। इसलिए वो जो है संविधान के अंतर्गत वह जो है मान्य नहीं। संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वह अवैध है। इसमें वाक की स्वतंत्रता में यदि हम शांतिपूर्वक करते हैं, उसमें किसी प्रकार की हिंसा प्रयोग नहीं करते हैं, तहाँ तक वैध है। जैसे ही हिंसा का प्रयोग हुआ वैसे ही अवैध हो जाता है और अनुच्छेद 19 सब क्लास 2 के अंतर्गत जो है उस पर जो है निबंधन लगा सकती है, उस पर सरकार जो है रोक लगा सकती है, रोकवा सकती है उसको। अब ये देखा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कि जो तालमेल जनता के बीच, जो अभिव्यक्ति की जिसकी स्वतंत्रता है, सम्मेलन मान लीजिए कोई कर रहा है, कोई सभा कर रहा है, तो वो जहाँ सभा कर रहा है तो उससे और लोगों को व्यवधान तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, जन सामान्य को कोई खतरा उससे उत्पन्न नहीं हो रहा है। यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो कार्यपालिका जो है, सरकार जो है एडजस्टमेंट करती है, संतुलन बनाती है उस सम्मेलन करने वाले से, जनता से और अन्य प्रकार से, कि वो संतुलित रहे, व्यवस्थित रहे, असंतुलित न हो। तो यदि असंतुलन होने लगता है तो वहाँ जो है वो फिर उस पर प्रतिबंध लग जाता है, रोक लग जाती है। यह आत्यांतिक नहीं है, यह जो है इसकी सीमा है कि इसको रोक लग जाएगी। तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब हम इसे अनुच्छेद 20 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, इसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसको जो है अनुच्छेद 20 का जो भाग 1, अनुच्छेद 20 सब क्लास 1 उपधारा 1 में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह व्यक्ति उस समय प्रचलित कानून का अतिक्रमण न किया हो, प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो और उससे यानी
जो उस अपराध के लिए जितना दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड का भागी नहीं हो सकता। नंबर 1 कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है, तब तक उसको अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उस समय प्रचलित विधि का उल्लंघन न हुआ हो। उसमें जो कानून था उस देश का, उस राज्य का जो कानून था उसका उल्लंघन न किया हो। यदि उल्लंघन करेगा दंडित होगा, उल्लंघन न किया दंडित नहीं किया जा सकता, और उससे अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है जितना उस समय उस प्रचलित कानून में सजा का प्रावधान है, उससे अधिक सजा का भागी नहीं होगा। जैसे उसमें प्रचलित कानून में 5 साल की सजा है, अब सरकार फिर कोई नियम बना देती है नहीं 10 साल की सजा या 7 साल की सजा, तो जिसने अपराध किया है उस समय जो सजा विद्यमान है उतनी ही सजा मिलेगी। बाद में सरकार उसको आगे बढ़ा दे कि नहीं इतना सजा, और 2020 में किया 2025 में कर देगा नहीं इतनी सजा है, आपके कानून में संशोधित करके, तो क्या उससे वो दंडित होगा बढ़े हुए सजा से? नहीं। इसमें यह अनुच्छेद स्पष्ट प्रावधानित करती है उस समय जिस समय अपराध के लिए कानून बना है और वह व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है और उसमें जितने सजा का प्रावधान है उससे सजा अधिक नहीं दी जा सकती, और तब तक सजा उसको नहीं दिया जा सकता है कोई सजा जब तक उस समय जो कानून का अतिक्रमण न किया हो, उल्लंघन न किया हो, कानून को तोड़ा न हो। तो ये समय ये अनुच्छेद जो है व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करती है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई, उसको विचारणा के लिए प्रस्तुत किया गया, उसी अपराध से संबंधित कोई अन्य केस और कहीं चल रहा है, उसने भी इनके विरुद्ध अपराध वही दर्ज किया है दूसरे थाने में, तो अब दोनों मुकदमे एक हो गए तो मुकदमा तो एक ही चलेगा उसके विरुद्ध, दोनों तो नहीं चलेगा क्योंकि अपराध एक है और उससे जो अपराध है उससे अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता है और न दंडित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ में कोई व्यक्ति अपराध करता है, लखनऊ के चिन्हट थाने के अंतर्गत कोई अपराध होता है और यही अपराध जो है चिन्हट थाने की पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है और गाजीपुर थाने की भी पुलिस दर्ज करती है ये अपराध के लिए, तो उस व्यक्ति को जो है एक ही जगह उसका मुकदमा चलेगा, एक जगह खत्म हो जाएगा, एक जगह नहीं चलेगा। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये धारा ये अनुच्छेद 20 सब क्लास 2 इस पे जो है इसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है व्यक्ति को। नेक्स्ट जो है किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में, पुलिस संरक्षण में, और पुलिस ने उसको कहा, उसको समझाया बुझाया, उसको दबिश डाली कि ये अपने विरुद्ध साक्ष्य दे दो, तू अपने विरुद्ध गवाही दो, और उसके विरुद्ध लिखा लिया गवाही,
कागज पे लिखा लिया, उसको कोर्ट में पेश कर दिया। मान लीजिए, फिर सुन लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस जबरदस्ती उससे जो है कबूल करवा लेती है, कहती है कि बताओ तुमने अपराध किया है? नहीं, अच्छा पता है नहीं किया है, तो डंडा मारती है। फिर कहते बोलो अपराध किया कि नहीं किया? का साहब अपराध किया है। हाथ जोड़ता, कहता अपराध किया है। तो इसको लिखो, तो उसको कागज पे लिखवा लेती है पुलिस कि हाँ साहब हमने जो है चोरी किया है, डकैती भी डाला है, फला फला अपराध किया है और इसके लिए मुलजिम है। पुलिस को सबूत मिल गया, अपने विरुद्ध उसने कबूल लिया। अब जो है वो कोर्ट में, न्यायालय में पेश कर दिया पुलिस ने कि साहब ये कबूल किए हैं, अपने हाथ से खुद अपने हैंड राइटिंग में दिया लिख के अपराध किए। तो ये जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में है। अपने विरुद्ध जो है साक्षी देने के लिए उसको विवश किया गया है। जब आदमी पुलिस कस्टडी में हो जाता है तो जो वो विवश हो जाता है, फिर अपने मतलब स्वतंत्र रूप से घूम टहल नहीं सकता, पुलिस कस्टडी से बाहर नहीं जा सकता, तो वो पुलिस के दबाव में माना जाएगा। और वह जो है कथन जो किया है वह जो है स्वीकार नहीं। उसका संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 की उपधारा 3 के अंतर्गत उसको यह धारा जो ये अनुच्छेद जो है उसको संरक्षण प्रदान करती है। अब एक प्रश्न यहाँ यह उठता है, भूतलक्षी प्रभाव वाली विधियों के विरुद्ध संरक्षण। अब ये क्या है? भूतलक्षी प्रभाव वाली विधियां, ये वो विधियां जो बाद में बनाई जाती है। अपराध पहले हुआ, बनाई गई बाद में, फिर उसके तरह उसको अभियुक्त किया गया, उसको दंडित कर प्रोसिक्यूट किया गया। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति 2023 में आप कोई कार्य करता है, उस समय 2023 में वह अपराध नहीं था, परंतु 2 साल बाद 2025 में एक विधि पारित किया गया, एक कानून पारित किया गया, जिसमें जो 2023 में जो अपराध किया गया है, जैसा अपराध 2023 में किया गया, लोग करते थे जो कार्य, वह 2025 में अपराध हो गया। 2025 में सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि ये अपराध घोषित किया जाता है, वह कार्य 2023 में जो आदमी किया था। तब अब जो है चूंकि 2025 में अपराध कार्य 2023 में जो किया गया है, 2025 में कानून बना के उसको अपराध घोषित कर दिया गया। तो अब क्या उन व्यक्तियों को जो 2023 में अपराध किए थे, उनको 2025 के कानून के तहत दंडित किया जा सकता है या नहीं? यहां स्पष्ट उत्तर नहीं, क्योंकि जहां धारा बार बार बोल देते हैं अनुच्छेद है, जहां हम धारा बोले अनुच्छेद आप समझिए, धारा आप कतई मत समझिए। क्योंकि अनुच्छेद 20 सब क्लास 1 का प्रथम खंड ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक उसको अभियोजित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसमें प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। क्योंकि 2023 में वह कानून नहीं था, आपकी अपराध है जो कार्य उसने किया, और 2025 में अपराध हो गया। तो ये अनुच्छेद जो है यह कहती है उस समय प्रचलित कानून, किस समय? जिसमें अपराध हुआ है, जिसमें अपराध हुआ है, क्योंकि उस समय कानून जो है वो नहीं बना था 2023 में अपराध हो जाता। जो कार्य था वो अपराध नहीं था 2023 में, अपराध घोषित किया कि 2025 में ऐसे कार्य अपराध माने जाएंगे। तो वह यह अनुच्छेद जो है 20 सब क्लास 1 का प्रथम खंड संरक्षित करता है। उस व्यक्ति को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, अपराधी घोषित नहीं किया और न दंड दिया जा सकता है। और यही
धारा, यही अनुच्छेद 20 सब क्लास 1 के खंड 2, जो खंड 2 है, पाश्चात्यवर्ती खंड है, तो उसमें है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा। उस समय जितना प्रचलित कानून था, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2023 में कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उस समय सजा 1 वर्ष थी। 2023 में जो उसने अपराध किया उसकी सजा केवल 1 साल थी। उसका विचारण चलने लगा, ट्रायल चला उसका मुकदमा। सरकार ने यानी विधायिका ने हमारी विधायिका जो है वही कानून बनाती है, तो विधायिका ने 2025 में उस एक्ट में, उस कानून में, उस अधिनियम में संशोधन करके 1 साल की जगह 2 साल का प्रावधान रख दिया 2025 में। चूंकि मुकदमा चलता रहा, अब 2025 में जब एक संशोधन हो गया, अब तत्काल प्रभाव से वो लागू हुआ। तो अब क्या जो है, जो 1 साल की सजा उसमें थी, अब 2025 में 2 साल की सजा हो गई है। तो क्या ये सजा जो है उसको 2 साल ही सजा दी जाएगी या 1 साल जो उस समय कानून था, या अब वाले जो कानून लागू हो गया, क्योंकि तत्काल प्रभाव से कानून लागू हो गया है। अब यहां प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 20 सब क्लास 1 खंड 2 में यह प्रावधान है कि उस समय प्रचलित जो कानून था उससे अधिक सजा का भागी नहीं होगा वो। तो यदि मान लीजिए 1 साल की सजा है, उस समय जो प्रचलित कानून था, अब कानून 2025 में 2 साल को हो गया, तो वो जो दंडित होगा केवल 1 साल से, क्योंकि 2023 में अपराध किया गया था, 2025 में नहीं। हाँ, 2025 में अपराध जो करेगा उसके लिए 2 साल सजा का प्रावधान है। तो इन स्थितियों में अनुच्छेद 20 सब क्लास 1 संरक्षण प्रदान करती है। इसका जो है भूतलक्षी प्रभाव विधियों के विरुद्ध संरक्षण है। भूतलक्षी मतलब यही जो पहले किया गया था और तब वो इतना सजा का प्रावधान नहीं था, या उस समय वो अपराध नहीं था, अब अपराध हो गया, सजा का प्रावधान इतना हो गया, तो ये इससे जो है संरक्षण प्रदान करती है। यह विधि भूतार्थ अथवा कार्योत्तर विधि भी कही जाती है। और इसी प्रकार यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसके सामने मुकदमा है, ट्रायल चल रहा है, अभियोजन चल रहा है अभियुक्त का, तो मान लीजिए 2020 में किसी अधिनियम के तहत कोई अपराध करने पे 1 साल की सजा का प्रावधान है। अब मजिस्ट्रेट ट्रायल जो चल रहा है, ट्रायल वो 2020 से चल रहा है और 2023 में आकर ट्रायल खत्म होता है, और 2022 में सरकार ने एक अधिनियम बना के उसमें संशोधन करके, उस एक्ट में, उस अधिनियम में संशोधन करके, जहां 1 साल का सजा का प्रावधान था वहां 3 साल सजा का प्रावधान कर दिया। अब मजिस्ट्रेट जो है, न्यायालय जो है, उसका निर्णय करती है। जहां 1 साल का था 2020 में जब अपराध हुआ था, अब 2023 में 3 साल हो गया, तो मजिस्ट्रेट क्योंकि तत्काल प्रभाव से वो अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया एक्ट में, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, उस अपराधी को 2024 में जजमेंट करती है और सजा जो है 3 साल कर देती है। जो नया अमेंडमेंट हुआ, जो नया संशोधन हुआ है 2023 में, उसमें सजा जो है 3 साल की है, 3 साल उसको सजा मुकर्रर कर देती है। इसका आगे अपील हुई, फिर आगे चला। तो प्रश्न यह है
कि जो मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दिया है वो गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। उत्तर होगा कि बिल्कुल गलत, मजिस्ट्रेट ने गलती किया, क्योंकि उसमें प्रचलित विधि जो थी उसमें सजा का प्रावधान केवल 1 साल का था 2020 में। उसका ट्रायल 2020 से चल रहा है, 2024 में भले खत्म हुआ ट्रायल उसका, और 2023 में संशोधन होकर उस जगह 1 साल की जगह सजा 3 साल रख दी गई है। तो मजिस्ट्रेट ने 3 साल 2024 में जब ट्रायल किया, जब जजमेंट दिया 2023 में 24 में, तो 3 साल सजा कर दिया। तो ये गलत है, क्योंकि उसमें प्रचलित कानून नहीं था 3 साल, उस समय 1 साल था। बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार जो है हमारा अनुच्छेद 20 सब क्लास 1 संरक्षण देता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट अनुच्छेद जो है 21 में प्राण और दैहिक शुद्धता का संरक्षण। तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? इस परिधि में प्राण मतलब जान, दैहिक मतलब पूरा बॉडी शरीर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। उसमें किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी विधि जो कानून बनाए, विधि द्वारा जो प्रक्रिया, यानी विधिक प्रक्रिया, यानी कानून जो बनाया गया है किसी व्यक्ति वो उसके अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो है इस परिधि में प्रदूषण से मुक्त जल और हवा का अधिकार भी सम्मिलित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए, इसमें प्राण के की संरक्षा के अधिकार में जीविका संरक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है। अच्छा, आदमी जीवित कैसे रहेगा? प्राण अपने शरीर की सुरक्षा करनी, अपने प्राण की सुरक्षा करनी, अपने शरीर की सुरक्षा करनी, तो कैसे करेंगे? हम सोएंगे, खाना भोजन करेंगे, काम करेंगे, कमाएंगे, तब तो जीविका चलेगी, तब तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो उसको धन कहाँ से मिलेगा? धन नहीं मिलेगा तो अन्न कहाँ से मिलेगा? अन्न नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेगा? तो इसमें जो है सब सम्मिलित है। इसमें जल, वायु और शोर मुक्त वातावरण, यानी शोर न हो, पटाखे दगदगे, शोरगुल न हो। जो शोरगुल होगा तो सो नहीं पाएगा तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये जो है स्वतंत्रता जो है इसमें सब सम्मिलित है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति की सुरक्षा हो सकती है, सुरक्षा संरक्षा हो सकती है, उसमें सभी सम्मिलित है। और जीविका भी, कारोबार, व्यापार भी इसमें सम्मिलित है। यदि सम्मिलित इसमें नहीं रहेगा तो आदमी भोजन कहाँ से करेगा? भोजन नहीं करेगा, जीवित नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा तो प्राण की सुरक्षा कहाँ होगी? तो हम यद्यप इसके बारे में हम, चूंकि आज ज़्यादा वो हो चुका है, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इस विषय में वाक एवं स्वतंत्रता के विषय में, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में, या 280 यानी आर्टिकल 20 के संबंध, 21 के संबंध में, 19 के संबंध में, या जितना हमने अभिव्यक्त किया है, जितना भी हमने क्या कहा है, कहीं से भी किसी के बारे में यदि कोई शंका हो तो उसका समाधान आप कमेंट कर सकते हैं। उसका समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और
हम चाहते हैं आप लोग अधिक से अधिक इससे लाभ उठाएं, जो पढ़ने वाले बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे। तो हम आज का सेशन इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट अगले सेशन में